नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मनोज झा कामाख्या ज्वेल्स के, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ के, रवि दियोरा हैं कुमारजी के, और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ। आज जन्माष्टमी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। लेकिन आप देखिए कि त्योहारों के सीजन में गोल्ड का मार्केट एक बार फिर से, जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि गोल्ड के दाम थोड़े कम हुए हैं। आज भी आप देख लीजिए कि MCX पर गोल्ड की कीमतों में गिरावट आई है और 23 रुपये नीचे है 51,580। हालांकि दिन के कारोबार में ये गिरावट ज़्यादा थी, 150 रुपये के आसपास, लेकिन अब वहाँ से मार्केट रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो मनोज जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही, आपका मन कुछ हृदय परिवर्तन हुआ सर गोल्ड आउटलुक को लेकर? मंदी से तेजी में आए कि नहीं, आप ये बताइए पहले। नमस्कार जी, मैं मंदी और तेजी में तो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि गोल्ड जो डॉलर में मैं अभी भी गोल्ड को नरम देख रहा हूँ, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है काफी। और सेलिंग प्रेशर क्यों नहीं होगा, आप देख रहे हैं कि बार बार जो है वो फेड रेट बढ़ता ही जा रहा है। ऑलमोस्ट 225 बेसिस पॉइंट बढ़ चुका है इस साल में, मार्च में, जून जुलाई को लेकर। और उस फेड रेट बढ़ाने का रीजन तो यही था कि इसको जो इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं 2 से 3% पे लाया जाए। लेकिन मेरा पर्सनल अनुमान ऐसा है, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का भी ऐसा अनुमान है, कि ये फेड रेट है 200 बेसिस पॉइंट से जो बढ़ा हुआ है उससे कुछ भी नहीं होगा। कम से कम 250 बेसिस पॉइंट अभी और बढ़ाने होंगे, तब जाके 2 से 3% तक का जो इन्फ्लेशन है वहां पहुंचेगा। और अगर इस तरीके से फेड रेट बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड के ऊपर कितना प्रेशर आएगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो 8.5% पे आ चुका है ईयर में। और इससे जो एक डर बन गया है कि अब जो है इन्फ्लेशन कम होता जाएगा। और ये जो डर है इन्फ्लेशन कम होने का, वो भी गोल्ड को जो है ना सेलिंग प्रेशर बढ़ाते जा रहा है। तो इन सब डॉलर आप देख रहे हैं वापस 18 जुलाई के आसपास जो था 107 समथिंग, वो आज भी डॉलर उतना स्ट्रेंथन हो गया। तो हर तरीके से गोल्ड के ऊपर प्रेशर बना हुआ है और आगे भी बना हुआ दिखेगा। तो मुझे एक बात मनोज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सी रिपोर्ट पढ़ते हैं और आपके मित्र कौन सी रिपोर्ट पढ़ते हैं? मतलब आपके इतने सारे ज्वेलर मित्र हैं, एक्सपर्ट मित्र हैं, सब लोग तेजी में है सर, आप ही अलग रास्ते में चल रहे हैं। मतलब क्या है ये, मतलब आपकी रिपोर्ट कहाँ से आती है? अच्छा, एक बात बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, 1 साल से मैंने जो आपको लेवल बोला वो सब लेवल रीच हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सी रिपोर्ट पढ़ते हैं आप, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ उस रिपोर्ट को। पढ़ाई करते रहता हूँ। एनीवे, ऑन ए सीरियस नोट, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जो है अभी थोड़ा और दबाव में रहेगा, और लेकिन ओवरऑल रेंज बॉन्ड में रहेगा। इस साल में जो है गोल्ड नीचे में आपको 1670, 1675 के आसपास, और ऊपर 1800, 1830, 35 के आसपास। ये जो $150 का रेंज है वही बना रहना चाहिए। कोई बहुत बड़ी अलग से खबर आ जाए तो वो अलग बात है। लेकिन सबसे मजे की बात है कि अपने को रुपए पे नजर रखना पड़ेगा। उस वजह से रुपए में जो है ना वो कमजोरी दिख रही है मुझे। ये 81, जैसे कि 81 पैसा मुझे दिख रहा है कि और भी होने के चांस है, क्योंकि जिस हिसाब से फेड अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और भी बढ़ाएगा तो वर्ल्ड वाइड से पूरे इन्वेस्टमेंट यूएस में जाएंगे, तो जो करेंसी है और थोड़ी वीक हो सकती है। तो इंडियन रुपीज में जो है ना गोल्ड बहुत कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि वर्ल्ड मार्केट में जो है वो गोल्ड कम होगा। तो ये बात सही है कि भाई गोल्ड तो फाइनली आपको बुरे टाइम के लिए खरीदना चाहिए, और इंडियन रुपीज में तो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे की बात कर रहे हैं। लेकिन जतिन जी, आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहे गोल्ड में 44 रुपये, अच्छा जतिन लगता है हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
रवि जी आप बताइए, 44 रुपए मार्केट में रेट नीचे है गोल्ड का, एग्जैक्टली इस प्राइस पर गोल्ड में आपका रिकमेंडेशन क्या है और क्या गोल्ड खरीदना चाहिए इस भाव पर? जरूर से पहले तो मृत्युंजय जी आपको जी टीवी की सारी टीम एंड पूरे दर्शकों को सबको मेरे ओर से फेस्टिविटी की शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो प्राइसेस है, जहां पे सिल्वर की बात करें या अदर बेस मेटल्स है, उसको डॉलर इंडेक्स का एक बड़ा प्रेशर है, बट गोल्ड लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे भी आज के लिए या आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए बाय करके व्यापार करना चाहिए। मेरा मानना है सिल्वर में डेफिनेटली कमजोरी है, बट गोल्ड में मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ रही है, इसमें भी पर्टिकुलर यूरो और यूके जोन के जो इन्फ्लेशन बढ़ता है तब गोल्ड में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखता है। तो वो हमने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखा, दोनों के इन्फ्लेशन हायर लेवल पे आए। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में ये लेवल पे बाई लिया जा सकता है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 51,350 का लगा है। अपर साइड मेरा मानना है अगर इंट्राडे व्यू हो तो 51,780 एंड थोड़ा पोजिशनल व्यू हो तो 52,300 तक के टारगेट वहां पे दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर कि इंट्राडे में गोल्ड में करना क्या है। अब हम आपको बताने वाले हैं चांदी के बारे में। और चांदी पर हमने एक बड़ा पोल किया है आज, और हमने ये जानने की कोशिश की है क्योंकि हफ्ते भर में चांदी के दाम 5% से ज़्यादा गिर गए हैं, तो क्या चांदी में अब यहाँ से तेज़ी लौटेगी? क्या चांदी में बाइंग का वक्त आ गया है? ये पहले आप पोल देखिए, फिर हम एक्सपर्ट से समझेंगे। पोल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। मोटा मोटी आप ये समझिए कि नीचे में का जो टारगेट है, ऊपर का जो टारगेट है वो 68,000 का है और नीचे का टारगेट है 59,000 का। तो मतलब ये कि चांदी में तेज़ी रहेगी। लेवल अलग अलग ज़रूर दिए गए हैं, 59 से 68,000 का रेंज है। मनोज जी, चांदी पर कोई नया व्यू सर आपका? आप इस पोल के साथ जाएंगे या आपका टारगेट कुछ अलग है? नहीं, मेरे हिसाब से तो चांदी भी जो है वो गोल्ड के ही रफ्तार को पकड़ती है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस साल में आपको चांदी वापस 52,000 के आसपास दिखेगी। बताया सर आपने 52,000 53,000 आपको दिखेगी। 52 53? ओह, मतलब आप इकलौता ऐसा है जो आप कह रहे हैं कि नीचे आएगा भाव। नहीं तो हमारे पोल में तो सारे ब्रोकर ने कहा कि तेजी रहेगी चांदी में। तो मैं तो हमेशा आपके यहाँ इकलौता ही बोलता हूँ और बात सब हमेशा सच होती है। कमाल है सर। चांदी क्यों गिरेगी वैसे? सर देखिए, वर्ल्ड वाइड में थोड़ा सा जो यूएस में जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मंदी की भी आशंकाएं मंदी की आशंकाएं थोड़ी होती है। तो जितने बेस मेटल वो गिर रहे हैं और उसको लेके और भी गिरेंगे, तो क्या कहते हैं, उसको लेके मुझे ऐसा लगता है कि सभी बेस मेटल्स में जो है ना थोड़ी नरमी रहेगी। लेकिन बस वही है कि रुपीज अगर और डिप्रिशिएट होता है तब चांदी वो भाव ना आता है। लेकिन अगर रुपया अगर थोड़ा भी यहाँ से स्ट्रेंथन हुआ तो आपको 52-53 सिल्वर दिखता है। अच्छा, चाइना का जिक्र किया आपने, और मान लीजिए कि चाइना में राहत पैकेज आ गया तब? हाँ, राहत पैकेज आ गया और मंदी के आशंकाएं कम हो जाएगी तो डेफिनेटली चांदी बेटर हो जाएगा। ऐसे चांदी का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ओवरऑल आपको बताया। आप हैं सर, लेकिन बता नहीं रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जरा आप बताइए रवि जी कि ट्रेडर को चांदी में इस भाव पर क्या करना चाहिए? ट्रेडर के लिए मेरी भी सेलिंग की सलाह रहेगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में कोई भी करेक्शन आए तो जो लोग इन्वेस्टर है वो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिख सकते हैं। पहले मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अगर चांदी आपको 56,000 के करीब मिले तो वहां पे एक बार सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 55,300 तक के टारगेट अप्रोच होने चाहिए। 56,560 का एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाए। ये मेरा इंट्राडे व्यू हुआ। मुझे लग रहा है कि चांदी में एक बार 54,500 से 55,000 तक के रेंज में शॉर्ट टर्म में चांदी आ सकती है। हालांकि मेरा मानना है कि इससे नीचे चांदी में ज्यादा वीकनेस में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये साल के अंत तक मुझे लग रहा है फिर से 60,000 तक के लेवल अप्रोच होने चाहिए। तो 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, तो मुझे लग रहा है कि चांदी में सेल करना एडवाइजेबल रहेगा। बट मुझे भी लग रहा है कि दिसंबर तक आपको चांदी फिर से 60,000 के ऊपर लेवल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपकी राय बिकवाली की है 53,300 के टारगेट के लिए। सर, ये इंट्राडे का टारगेट है 53,300? 55,300 का मेरा 55,300, राइट। ओ, 5680 पर बेचें और 55,300 का टारगेट। हाँ, ये ठीक है। 53 तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है इंट्राडे के हिसाब से। अब मनोज जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि
अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है और बुलियन में इंटरेस्ट रखता है पैसा लगाने में, तो उनको सोना चुनना चाहिए या चांदी? लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो और सोना चांदी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये करंट लेवल से तो चांदी बेटर है सोने से, क्योंकि सोने में इंपोर्ट ड्यूटी है। कभी फ्यूचर में अगर एसोसिएशन फेडरेशन काफी फाइट किए तो कभी इंपोर्ट ड्यूटी अगर हट गई और रुपया कहीं मजबूत हो गया तो गोल्ड कभी भी नीचे जा सकता है, लेकिन सिल्वर में ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस लेवल पे देखना हो तो गोल्ड से बेटर सिल्वर है। अच्छा, इस लेवल पे गोल्ड से बेटर सिल्वर है। आप कह रहे हैं कि चांदी में अभी पोटेंशियल ज़्यादा है आगे। अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड से बेटर सिल्वर है, तो फिर तो आपने अपने दिमाग में कोई टारगेट भी रखा होगा छुपा के, बताइए क्या टारगेट है? नहीं है, सिल्वर के ऊपर मेरा तो बहुत बड़ा अरे लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि सोना नहीं चांदी खरीदे हैं, तो कुछ तो सोच कर कह रहे होंगे ना सर आप? सर सिल्वर बेटर होगा गोल्ड से, क्योंकि मैंने आपको रीजन दे दिया है। लेकिन आगे एक मतलब ये साल में तो मुझे सिल्वर या गोल्ड दोनों में किसी में खास इन्वेस्टमेंट करने जैसा नहीं दिखता है। यूज के लिए आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं अभी रिकमेंड सिल्वर नहीं करता हूँ। अच्छा, मंडे को गोल्ड बॉन्ड भी आ रहा है मनोज जी, गोल्ड बॉन्ड में लगाए पैसा क्या? अब गोल्ड बॉन्ड से बेटर, मैं तो ज्वेलर हूँ, मैं बोलूंगा कि आप ज्वेलरी खरीदें फिजिकल गोल्ड का। नहीं, आप तो ज्वेलर हैं लेकिन आप एक्सपर्ट भी हैं ना, तो ज्वेलरी आप खरीदने की बात कहेंगे तो उसको तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि आप ज्वेलर हैं इसलिए कह रहे हैं। बॉन्ड पर अपना भी बताइए। लेकिन लॉन्ग टर्म हमेशा जो प्रॉफिट है वो आपने देखा होगा कि बॉन्ड से बेटर कभी भी फिजिकल गोल्ड ने रिटर्न दिया है। कैसे? लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो जब 30,000 का रेट था 2 साल पहले, आप देखो 2-3 साल पहले, आज 50,000 के ऊपर गोल्ड है। नहीं, 50,000 के ऊपर हुआ सर, तो अगर बॉन्ड तो बॉन्ड का प्राइस भी तो गोल्ड का प्राइस ही होगा ना, उसमें कहाँ दिक्कत है? मान लीजिए मैंने बॉन्ड खरीदा अभी 50,000 के भाव पर और 8 साल के बाद 80,000 का भाव आ गया, तो मैच्योरिटी पे तो 80,000 मिलेगा ना मुझे। सॉरी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो। नहीं, आप कह रहे हैं कि बॉन्ड से बेटर फिजिकल गोल्ड है, उसके दाम ज्यादा बढ़ते हैं। कैसे? क्योंकि फिजिकल गोल्ड के दाम जब बढ़ेंगे तो उसका फायदा तो बॉन्ड में भी मिलेगा ना। बॉन्ड का प्राइस तो फिजिकल गोल्ड का प्राइस होगा जब हम लेंगे। करेक्ट, दैट आई एग्री विथ यू। लेकिन आपके पास वो पेपर में नहीं होता है, ये आप यूज भी करते हो। गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो तो ये बात आपकी ठीक है, आप यूज करते हो और यूज करने के बाद भी आपको वो प्राइस मिलता है। तो हमेशा गोल्ड जो है बॉन्ड से बेटर मैं प्रेफर करूंगा कि इंसान को फिजिकल गोल्ड खरीदे, उसको यूज भी करे, बाद में इन्वेस्टमेंट भी है। ये बढ़िया गणित लगाया सर आपने कि यूज भी कर लो, पैसा भी ले लो। अब मेकिंग चार्ज कट जाएगा तब? सर मेकिंग चार्ज गोल्ड में बहुत हार्ड कितना होता है सर, बहुत ही मामूली सा होता है, जिसको जो कि अगर आप परसेंटेज वाइज में देखो तो गोल्ड के सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, 150, 200, 250, 300 रुपए के आसपास मेकिंग होती है। कहाँ सर 20% जो बड़े ज्वेलर हैं जो कहते हैं कि हम बहुत अच्छी फिनिशिंग देते हैं, 20-22% कोट करते हैं मेकिंग चार्ज। सर वो कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जो फैंसी होती है, जिसमें मेहनत काफी लगती है, लेकिन नॉर्मल ज्वेलरी तो सस्ता ही होता है। और हमेशा गोल्ड जो है, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जैसे ज्वेलरी में किया जाए तो वो सबसे बेहतर माना जाता है पूरी दुनिया में। अभी भी गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट ज्वेलरी के फॉर्म में। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि ज्वेलरी जब पहन के जाओ 2-4-5 साल बाद ज्वेलर के पास, तो वो वेट भी कम कर देते हैं, बोलते हैं कि घिस गया, पता नहीं क्या हो गया। ये होता है क्या मनोज जी? आप तो करते हैं ये सब काम, मतलब आपको तो आइडिया होगा। नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये गलत प्रोपेगेंडा अलग कोई करते होंगे। तो ज्वेलरी सबसे, आपको बताता हूँ, सबसे ईमानदारी का बिजनेस है। इसलिए इतना माइन्यूट लेवल पे भी गोल्ड का काम होता है। तो आप देखो आज हॉलमार्किंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है। वर्षों से लोग कोई भी गोल्ड कहीं भी बेचो, कहीं भी खरीद, कोई दूसरा गुड्स आप कहीं भी खरीद के कहीं भी बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो। लेकिन जो आप गोल्ड कोई एक ज्वेलर से खरीद के किसी और ज्वेलर को बेचो, वर्ल्ड के किसी कोने में बेचो, आपको बिकता है। तो इसलिए जो सोना का बिजनेस है और सोने में इन्वेस्टमेंट है, उससे बढ़िया कोई भी इन्वेस्टमेंट। राइट, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। और आप बात करते हैं एग्री मार्केट की, और एग्री में खबर यह है कि ग्लोबल मार्केट में एग्री कमोडिटीज़ की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। गेहूं का भाव सीबॉट पे 7 महीने के लो पर है। 1 महीने की सबसे बड़ी वीकली गिरावट है। BMD यानी मलेशिया वायदा बाजार में पाम तेल का भाव 2 हफ्ते के लो पर है। मक्का, सोयाबीन, सोया तेल सब टूटे हैं। तो अब बीरेन वकील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पैराडाइम कमोडिटी के CEO। बीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका।
ये ग्लोबली जो गिरावट आ रही है सर एग्री मार्केट में, क्या ये ट्रेंड अभी आपको कंटिन्यू दिख रहा है और गिरेंगे दाम एग्री के? इसमें जो लीडरशिप है वो यूक्रेन में से वीट शिपमेंट रिलीज हुए, जो डील हुआ था यूक्रेन और टर्की के बीच, तो शायद ऐसा अंदाज है कि वीट के साथ साथ यूक्रेन के पास मेज भी है, सनफ्लावर भी है, कैनोला भी है, वो सब क्रॉप भी निकलेंगे। साथ ही साथ इंडोनेशिया में सप्लाई सरप्लस है पाम तेल का, तो वहाँ भी दाम ऑलमोस्ट अपनी हाई से करीबन 40-50% गिर चुके हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है पर्टिकुलर एडिबल ऑयल में कि वहाँ सप्लाई की स्थिति काफ़ी ठीक ठाक है, और वीट में भी चाइना की डिमांड फिलहाल काफ़ी कमज़ोर है, मेज में भी कमज़ोर है, बिकॉज चाइना में जैसे हम जानते हैं कि इकोनॉमिक हालत काफ़ी कमज़ोर है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि एग्री मार्केट में जो लास्ट ईयर तेजी देखी थी उसका रिवर्सल दिख रहा है। अच्छा, तो सर इंडियन मार्केट पर कोई इम्पैक्ट इसका अभी? इंडियन मार्केट में काफ़ी चीज़ों में पाइपलाइन खाली है, यानी जैसे वीट की इन्वेंट्री काफ़ी टाइट है और धान की बुआई थोड़ी पिछड़ी हुई है, तो उसमें थोड़ी चिंता है। यहाँ दिवाली के बाद नवंबर के आसपास जब खरीफ फसलें बाजार में आएगी, तब तक ये थोड़ा स्कैरसिटी प्रीमियम कम होगा, तो फॉरेन की इफेक्ट यहाँ ट्रांसलेट होने में शायद 1-2 महीना लग जाए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई एग्री मार्केट में कि एग्री मार्केट में आपको अभी करना क्या है और क्या किस तरह से यहाँ पर आगे का बिहेव रहेगा। लेकिन एक बात बीरेन जी मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि गेहूँ के दाम ग्लोबल मार्केट में कम तो हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा प्रोडक्शन कम है, तो गेहूं का प्राइस आप क्या देख रहे हैं? हमारे यहाँ जो फोर्थ एस्टिमेट आया गवर्नमेंट के कल, वो 106 लाख टन, 1,06,00,000 टन का आया। यूएसडीए का 99 का अनुमान है, प्राइवेट एस्टिमेट 9.5 करोड़ समथिंग का है। बट हमारी प्रोक्योरमेंट वीट की जो है गवर्नमेंट की, वो 57% लोअर है, एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो ये देखते हुए और आगे पूरी की पूरी 3 महीना 2 महीना फेस्टिवल सीजन है, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के प्राइस जो बीच में गिर के 2200 हो गए थे और अभी 2500-2450 चल रहा है, वो शायद 2600-2650 एक्स दिल्ली और एक्स कटला की अगर बात करें तो करंट हालात से 200 रुपया बढ़ सकते हैं, और जो 2400 वाला 2600 हो सकता है। राइट सर, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, एग्री पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजेश का, पूछिए राजेश जी। राजेश जी आप सुन रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा क्रूड ऑयल पे सवाल है कि इंट्राडे में क्या करें और 8 से 10 दिन के पोजीशन व्यू के लिए क्या व्यू है सर? ओके, बताइए रवि जी। इंट्राडे हो या पोजिशनल, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा रेस्टिव मूव बना रहेगा। पर्टिकुलर देखे तो जो इकोनॉमी के कंसर्न है, साथ में आज भी न्यूज थे कि चाइना के जीडीपी ग्रोथ की जो फोरकास्ट है वो डाउनग्रेड किया है। सिर्फ चाइना का स्टिमुलस है जिसकी मार्केट को एक्सपेक्टेशंस है, ये न्यूज ना आए तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ये दबाव बना रहेगा। इंट्राडे स्ट्रेटेजी में आप 7070 के करीब सेल करके चल सकते हैं। डाउन साइड मेरा मानना है कि 6900 तक के टारगेट आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में, वही इंट्राडे में 6960 तक के टारगेट आपको दिखने चाहिए, और 7120 का स्टॉप लॉस लगा के मेरा यह मानना है कि क्रूड में इंट्राडे में सेल पोजीशन करना चाहिए। यहाँ से मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस में भी 86 तक का WTI एंड 92 तक ब्रेंट का प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड डोमेस्टिक मार्केट में भी 6900 तक के लेवल्स में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल है विनोद का, आगरा से हैं हमारे साथ, पूछिए विनोद जी। और मेरा क्रूड ऑयल पर सवाल है, मेरे 2 लॉट 7180 रुपए में प्लस है, क्या रेट मिल जाएगा? किस भाव पर प्लस है आपका? 7180। 7180 जी सर। अच्छा, बताइए रवि जी, रुकना चाहिए इनको?
हाँ जरूर सर, रुकना चाहिए। अगर आपका सेल पोजीशन है 7180 में तो रुकना चाहिए। डाउन साइड मेरा मानना है कि 6960 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। आपके पार्शियल पोजीशन 50% पोजीशन 6960 के करीब आप प्रॉफिट बुक कर ले, और रेस्ट जो पार्शियल पोजीशन बचते वो 6900 के करीब पोजीशन आपके है वो प्रॉफिट बुक कर ले। उनकी बाइंग है 7180 पे, बाई पे है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एग्जिट का कॉल लेना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 7080 के करीब आप एग्जिट के लिए वहां पे पोजीशन रखते हैं। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में 6900 तक की जर्नी देखनी चाहिए। थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है बट वहां पे लॉस बुक कर लो। ठीक है, अगला सवाल है परख का, यूपी से है परख। पूछिए परख जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। आप मुझे गोल्ड पर राय चाहिए थी आज शाम के लिए। शाम के लिए गोल्ड पर है 51,830 पे गोल्ड बाय किया है। 51,830 पे आपने बाय किया है, ओके। अभी मार्केट है 51,500 पे। तो रवि जी क्या किया जाए आज शाम के लिए? मुझे लग रहा है कि आप रुक सकते हैं। मुझे इवनिंग में ऐसा लग रहा है यूएस ओपनिंग के बाद थोड़ी रिकवरी दिखनी चाहिए, एंड जैसे आगे थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है तो रुपये का भी एक कमजोर होना तय है। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे रुकना चाहिए। आप एक स्टॉप लॉस लगा ले 51,400 का। अपर साइड मेरा ये मानना है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 51,838 50 तक के टारगेट दिखने चाहिए, मींस कि आपके प्राइस तक के लेवल आने चाहिए। तो वहां पे एक बार एग्जिट का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, बट ये लेवल से एग्जिट ना करें। 51,400 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, और वीरेंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।